आज हम बात कर रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के आस्पेक्टिव और प्रास्पेक्टिव को डिस्कस करेंगे और यह जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कब और किन परिस्थितियों में फाइल हो सकती है और लाइव एक जजमेंट का डिस्कस करेंगे जो एएफआर जजमेंट है, अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है और यह ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी ने दिया है और ये लखनऊ बेंच का जजमेंट है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर है 2553 ऑफ 2023 और पार्टी नेम है अल्लामा जमीर नकवी एलियस ताहिर। एफआईआर में है जमीर नकवी एलियस ताहिर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के तमाम प्रोस्पेक्टिव को डिस्कस किया है और यह डिस्कस किया है कि एंटीसिपेटरी क्या सिर्फ ट्रायल तक के हो सकती है या एंटीसिपेटरी सिर्फ चार्जशीट के स्टेज तक हो सकती है या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो होगी वो संपूर्ण यानी ट्रायल के बीच तक होगी या एंड ऑफ ट्रायल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट तक होगा। इस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने पूरी तरह से जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है यानी अग्रिम जमानत, जिसको सीआरपीसी के सेक्शन 438 सीआरपीसी में डिफाइन किया है और सीआरपी 438 सीआरपीसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई एक मामलों में तो उसके स्कोप को अभी रिसेंटली बहुत वाइडली डिस्कस करते हुए कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जिस स्टेट में क्राइम नहीं हुआ है वहां के हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में भी फाइल हो सकता है। तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को लाने का पर्पस पार्लियामेंट के जरिए से क्या था? सिर्फ उसका एक मकसद था कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पार्लियामेंट के जरिए से इसलिए लेकर के आई गई थी कि किसी के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई क्राइम दर्ज कर दी जाए या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी जाए और उसके आधार पे पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज दे और बाद में वो इनोसेंट प्रूफ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इनोसेंट प्रूफ होने के बाद उसकी जो लिबर्टी कुटेल की गई वो लॉ के अकॉर्डेंस नहीं होगा। इसलिए तमाम फॉल्सिफिकेशन के केसेस देखे जाते हैं कि किसी न किसी अनड्यू एडवांटेज या किसी वेंदता या किसी प्राइवेट सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दे करके उसको क्राइम का कलर दे करके क्राइम नेचर बना करके उसको पेश किया जाता है और तमाम ऐसे मामलों में देखा गया कि पुलिस के मैनिपुलेशन से और गलत तरीके के इन्वेस्टिगेशन से या ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या बायस इन्वेस्टिगेशन के जरिए से चार्जशीट फाइल कर देती है। अब ऐसी स्थिति में आदमी के पास या जो जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसके लिए क्या रेमेडी इनिशियल स्टेज पे होगा अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चाहे वो गलत हो या कुछ परिस्थितियां उसमें सही हो लेकिन प्रमा फेसाई बिना जांच के कंप्लीट किए हुए अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे मामलों में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वायलेशन माना जाता है और तमाम ऐसे कंटेनर ऑफ द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के इसके बारे में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना इस पॉइंट पे यह है कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो और कंप्लेंट के आधार पे
अगर ये लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है या उस मामले में जिसमें कंप्लेंट फाइल किया गया है उसमें गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा सकता है, यानी कस्टडी पुलिस के जरिए से ली जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरेस्ट से बचने के लिए आप संबंधित सेशन कोर्ट में जहां पे क्राइम रिकॉर्ड किया गया है, जिस थाने से क्राइम रिकॉर्ड हुआ है उस थाने से संबंधित जो सेशन कोर्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय में जाके 438 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी एंटीसिपेट अग्रिम जमानत की आवेदन करके अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई एक इसके इस एस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट को बढ़ाते हुए यहां तक कहा कि अगर क्राइम ना भी दर्ज हो और अगर अरेस्टिंग के चांसेस बन रहे हैं या अप्रीहेंशन है या आशंका है तो ऐसी स्थिति में भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मूव हो सकती है। ऐसा अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया है, उस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अब बात इस चीज पे है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अगर ना फाइल की जाए तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने पे ले जा करके टॉर्चर कर सकती है, पुलिस परेशान कर सकती है, जैसा कि आमतौर से पुलिस के बारे में जो धारणा है कि वो अपने नात रिश्तेदार के नहीं होते हैं, तो नॉर्मली पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उनके लिए उनका ट्रीटमेंट सोशल मीडिया और तमाम तरीके से ये देखा जा रहा है कि बिहेवियर ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव कर देना चाहिए ताकि जांच में आप भी पूरी तरह से सहयोग कर सकें। और अगर कोई एफआईआर लिखी जाती है या कंप्लेंट लिखी गई है तो उसमें जब आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करके आप अग्रिम जमानत प्राप्त कर लेते हैं या कोई आदेश प्राप्त कर लेते हैं कि जिससे पुलिस अरेस्ट न करे, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उस डॉक्यूमेंट को आप आईओ को दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अलावा सुपरवाइजरी अफसर भी एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस अफसर, उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर एप्लीकेशन चाहे तो सर्किल ऑफिसर यानी सीओ को दे सकते हैं। उसका जो सुपरवाइजरी और डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और जहां पे कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। किसी को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 36 प्रोवाइड करता है कि किसी भी इंसिडेंट के बारे में अगर कोई नीचे का ऑफिसर एप्लीकेशन नहीं लेता है तो सेक्शन 36 को अप्लाई करते हुए कोई भी कंप्लेन और एप्लीकेशन रिगार्डिंग एनी इंसिडेंट या साक्ष्य लेना ना लेना, बायस इन्वेस्टिगेशन करना, फियर इन्वेस्टिगेशन ना करना, किसी की तरफ झुकाव होना या साक्ष्यों को सही ढंग से विवेचना में समाहित ना करना, तो ऐसी स्थिति में जो आईओ से सुपरवाइजरी ऑफिसर है, चाहे वो स्टेशन हाउस अफसर हो, चाहे वो सर्किल ऑफिसर हो, चाहे एडिशनल एसपी हो या एसपी हो, किसी को भी आप सेक्शन 36 सीआरपीसी कोट करते हुए एप्लीकेशन दे सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम स्थिति और परिस्थिति है, उस एप्लीकेशन पे भी कार्रवाई ना हो तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पिटिशन सीआरएलपी की क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। उस पे भी आप एक अलग तरीके से रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे तमाम मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू कर देता है
तो एक रेमेडी आपको अल्टीमेटली अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहां पे भी मिल गई, अन्यथा अग्रिम जमानत एक रामबाण के तौर पे आप अपने सेशन कोर्ट में, अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और 438 सीआरपीसी उत्तर प्रदेश में 2018 के सुशीला अग्रवाल के जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। हालांकि 2018 से पहले एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश में अप्लीकेबल नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरफेरेंस से उत्तर प्रदेश में बाय नोटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। अब हम जिस जजमेंट का जिक्र कर रहे थे, ये एक एएफआर जजमेंट है। हम जजमेंट की तरफ आते हैं कि जजमेंट को कैसे पढ़ा जाएगा और एक लॉन्ग जजमेंट को कैसे समझा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर करा लेना, ऑर्डर हो जाना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ऑर्डर को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जजमेंट पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं और हमें अदालत में सडनली साइट करना है। कहीं केस में जा रहे थे, सडनली किसी ने कुछ पूछ लिया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जो है बहुत लॉन्ग होते हैं। इस हिसाब से आपको जजमेंट पढ़ने और समझने की एक ट्रिक होनी चाहिए कि जजमेंट कहां से शुरू करेंगे और जजमेंट कहां पे खत्म करेंगे। और अगर पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना है तो जजमेंट का जिस्ट समझने के लिए हमें किस चीज को पढ़ना होगा और क्या पॉइंट समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिस हम जजमेंट को आज रिव्यू कर रहे हैं या जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अल्लामा जमीर नकवी ने फाइल किया था, जिसका एप्लीकेशन नंबर है 2553 ऑफ 2023। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से आप इसको ऑनलाइन लोड कर सकते हैं। जजमेंट कैसे लोड किया जाता है इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया, अगर आप चाहें तो ये जजमेंट हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी लोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये इस पे जजमेंट पे ऑनरेबल सुभाष विद्यार्थी जी ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पहले पैराग्राफ में कहा कि दोनों अधिवक्ताओं को सुना गया है। उसके बाद में पैराग्राफ 2 पे हमेशा ऑनरेबल कोर्ट जो लिखती है, पहले पैराग्राफ में ये लिखती है कि किस किस काउंसिल को इसमें सुना गया है। पैराग्राफ 2 पे कॉमन जजमेंट में ये देखा जा रहा है कि वहां पे केस का जो ब्रीफ होता है वो ब्रीफ ऑफ द फैक्ट होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने पैराग्राफ 2 पे लिखा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अप्लाई किए थे सेशन से और वो रिजेक्ट हो गई। और पैराग्राफ 3 पे ये था कि ये एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर का डेट एंड टाइम उसमें दिया हुआ है। और पैराग्राफ 4 पे एज दिया हुआ है कि 28 साल 60 साल एज है उनकी। और इस हिसाब से पैराग्राफ 5 में ये कहा है कि सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी और वो इंटरटेन हुई, सब्सिक्वेंटली वो जो है वो डिसमिस हो गई। और एक ग्राउंड ये लिया गया था कि चूंकि घटना ये 27/4/2014 की है और एंटीसिपेटरी जो है जो अप्लीकेबल हुआ है वो 2018 में हुआ है, तो चूंकि ये बैक है और लॉ का इंप्लीमेंटेशन 2018 से है, तो जो बैक में इंसिडेंट हुआ था क्या उस मामले पे ये लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जैसे बहुत सारे केस चलते रहते हैं और अल्टीमेटली कोई नया अमेंडमेंट आ जाता है, तो क्या पुराने केसेस पे भी नया वाला अमेंडमेंट लागू होगा या नहीं लागू होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना है। जैसे यहां पैराग्राफ 5 पे है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय द सेशन कोर्ट रिकॉर्डेड द इंसिडेंट डेटेड 27/4/2014। अब 27/4/2014 का इंसिडेंट है और इस आधार पे
एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बिलेटेड 2023 में फाइल हुई, तो क्या 2018 में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का स्कोप उत्तर प्रदेश में सुशीला अग्रवाल के जजमेंट के जरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? तो क्या ऐसी स्थिति में जो 2014 का इंसिडेंट है उस पे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लाई करेगा या एप्लीकेबल होगा या नहीं, इस बात का डिस्कस किया है। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लाई करेगा, ये मतलब ये जो है जजमेंट का जिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले तमाम कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती थी। हालांकि ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए कि चूंकि ओल्ड घटना को नई लॉ से ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम वेरियस जजमेंट को साइट करते हुए, तमाम परिस्थितियों को साइट करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने अल्लामा जमीर नकवी को 2014 के केस में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को ग्रांट किया है और एंटीसिपेट बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी है। तो ऐसी स्थिति में एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रायल ऐसे चल रहे हैं जो 10 साल 15 साल से चल रहे हैं, उसमें वारंट हो गया है, उसमें अपीयर नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस जजमेंट के तहत आप कोई भी आदमी जिसको 2018 से पहले किसी एफआईआर में वांछित हुआ या चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट के बाद समन चल रहा है, वारंट चल रहा है, उसमें भी इस जजमेंट को साइट करते हुए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इस जजमेंट के तहत 2018 के बाद से भी मेंटेनेबल होगी। पैराग्राफ 6 में कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2000 जो अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का है, यूपी एक्ट नंबर 4 ऑफ 2019 और नोटिफाइड हुआ है ये 6/6/2019 को। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड किया है अमेंडमेंट का, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने पूरी तरह से इसमें कोडेड कर दिया है कि क्या क्या चीजें हैं एंटीसिपेटरी के प्रोस्पेक्टिव पे। तो पैराग्राफ 6 में एंटीसिपेटरी उत्तर प्रदेश में कब आया है, यानी अमेंडमेंट जो आया है वो 2018 में आया है। एक्ट यूपी एक्ट नंबर 4 2019 है और नोटिफाइड जो हुआ है बाय द गवर्नर 6/6/2019 को नोटिफाइड हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट ये है कि अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो तो उसमें कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या कोई घटना हो या ना भी हुई हो लेकिन ये शक और गुंजाइश बनी हो कि पुलिस आएगी तो गिरफ्तार कर लेगी, तो ऐसी स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकते हैं। पैराग्राफ 7 पे 437 को ऑनरेबल कोर्ट ने टोटली कोट किया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ 8 में को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दिस कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट अ लॉ which affect substantive right are mean to have prospective operation only in the same way as regard procedural laws are regarding to mere matter of procedure or forum they carry a risk prospective impact। तो एक हिसाब से जो स्टेट की तरफ से इसमें बहस की गई थी, ये कहा गया था कि चूंकि घटना 2014 का है और एंटीसिपेटरी बेल जो इन्होंने फाइल की है 2023 में फाइल की है और एंटीसिपेटरी अमेंडमेंट एक्ट जो आया है 2018 में आया है और नोटिफाइड जो हुआ है 6/6/2019 को हुआ है, ऐसी स्थिति में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेट के आर्गुमेंट को यानी सरकार के आर्गुमेंट को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि नहीं ये एप्लीकेबल होगा और उसको clarify aspect which create doubt the declaratory laws again has the effect of legislature intention began made clear। इस पे टी ब्राई वर्सेस हेनरी
का ऑनरेबल कोर्ट ने उसको कोट किया है। इस हिसाब से पूरा डिटेल उस पर लिखा हुआ है। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि जो एंटीसिपेटरी का एस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी तौर पे जेल न भेजा जाए अनटिल एंड अनलेस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन को ट्रायल कोर्ट के जरिए से विटनेसेस को पुनः वेरीफाई चीफ और क्रॉस या जिरा और बहस न हो जाए तब तक टोटली 100% रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दी जा सकती है। और पैराग्राफ 11 में 164 को और 161 को रिकॉर्ड किया है। और पैराग्राफ 12 पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज अलाउड। और इस हिसाब से पैराग्राफ 12 पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ की जा रही है। इस आधार पे अलाउ कर दी गई। और ये 8/11/2023 का ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी लखनऊ बेंच कोर्ट नंबर 16 के जरिए से यह आदेश पारित किया गया। इस आदेश को समझने का जो मैंने पैटर्न बताया कि पहले पैराग्राफ में काउंसिल्स के नाम लिखे जाते हैं कि किस किस को सुना गया, और दूसरे पैराग्राफ में जो एलिगेशन होता है एफआईआर का जिस्ट वो लिखा जाता है। तीसरे पैराग्राफ में जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सेशंस वगैरह से रिजेक्ट हुई है उसको कोट किया है। चौथे पैराग्राफ से सबमिशंस लिखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पे पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो जजमेंट का जिस्ट होता है, यानी ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट अलाउ कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। लास्ट पैराग्राफ ये में मेंशन होता है। तो आपको किसी भी बड़े जजमेंट को पढ़ने के लिए पहले आपको हेडिंग पढ़ना होगा और किस केस की हिस्ट्री क्या है वो समझने के लिए पैराग्राफ 2 और 3 को पढ़ना होगा। और पैराग्राफ 4 पढ़ने के बाद लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी जो फाइंडिंग रिकॉर्ड की है वो उसी बेस पे रिकॉर्ड करती है ऑनरेबल कोर्ट जो पैराग्राफ 2 और 3 में मेंशन होता है। तो बेसिकली आपको किसी भी बड़े जजमेंट को पढ़ने के लिए पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और लास्ट के 2 पैराग्राफ को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से आप डिटेल और लंबे जजमेंट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिस पे डिस्कशन कर रहे थे। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कस किया है कि अगर घटना 2018 के पहले का भी है तो भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अगर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के हिसाब से नोटिस वारंट समन चाहे जारी किया गया हो, ऐसी स्थिति आई हो या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहा हो तो भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन वो फाइल की जा सकती है, और फाइल ही नहीं की जा सकती है बल्कि ऑनरेबल कोर्ट के जरिए से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ की गई है। और तो एक हिसाब से ये एक लैंडमार्क जजमेंट है कि अगर क्राइम पहले का है और लॉ का इनेक्टमेंट बाद का है तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि रेस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव अगर 438 सीआरपीसी को देखा जाए कि लेजिस्लेशन के 438 बनाने का रीजन क्या था, इसे लाने का पर्पस क्या था, तो उस पर्पस और गर्जोगायत को अगर देखा जाए तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बाद के और पहले के भी ऑफेंस पे लाई करेगा। और जजमेंट पढ़ने का जो आसान तरीका है, एक से पैराग्राफ 4 और लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़ करके आप जजमेंट को आसानी से समझ सकते हैं।
तो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन क्या है और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में लैंडमार्क जजमेंट को जिक्र कर रहे थे अल्लामा जमीर नकवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को, और लॉन्ग जजमेंट को कैसे शॉर्ट टाइम में पढ़ेंगे इसका हम डिस्कशन कर रहे थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।